नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। दोस्तों ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, टेट, सुपर टेट, केवीएस, रीट, हरियाणा टेट, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। फ्रेंड्स, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम लोग जीन पियाजे और लेवाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसके बारे में देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। ओके, तो फ्रेंड्स, जीन पियाजे कहते हैं कि बालक का विकास अवस्था में होता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ेगी तो उसका विकास होगा, जबकि लेवाइगोस्की कहते हैं कि बालक का विकास उम्र के अनुसार न होकर बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। बालक जब तक सामाजिक क्रियाओं में भाग नहीं लेगा, बच्चों के साथ खेलेगा नहीं, तब तक बालक का विकास नहीं होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि जीन पियाजे के अनुसार बालक का विकास आयु के अनुसार होता है, अवस्थाओं में होता है, जबकि लेवाइगोस्की कहते हैं कि बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास एक मानसिक प्रक्रिया है। ओके, क्योंकि जो भी आप चीज़ें मानसिक रूप से अपने दिमाग में इस्तेमाल करते हो वो आपकी संज्ञानात्मक विकास कहलाती है। जैसे आप जो भी सोचते हो, चिंतन करते हो, स्मरण करते हो, ध्यान लगाते हो, तो ये सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये परीक्षा में पूछा गया है कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ओके, सेकेंड पॉइंट है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा था। फ्रेंड, जीन पियाजे ने खुद के ही बच्चों पर एनालिसिस किया था और इन संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहली अवस्था है इंद्रजनित गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था है पुरुष सक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की होती है। तीसरी अवस्था है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष होती है। और चौथी अवस्था है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष। फ्रेंड्स, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इन सभी अवस्थाओं को एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। पहली अवस्था है इंद्रजनित गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष होती है। फ्रेंड्स, इंद्रजनित गामक अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था भी कहा जाता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, नाक के माध्यम से सीखता है। फ्रेंड्स, इंद्रजनित गामक अवस्था में बालक अपनी जो भी मानसिक क्रियाएं करता है, जो भी बालक की समझ होती है, वो इंद्रजनित क्रियाओं के द्वारा ही संपन्न होती है। अर्थात आँख, कान, नाक के माध्यम से इस अवस्था में बालक अपनी क्रियाओं को करता है। जैसे यदि बालक को भूख लगती है तो इस बात को वो रोक कर व्यक्त करता है। यदि बालक को किसी वस्तु को चाहिए रहता है तो उसे दिखाकर अपनी बातें करता है। इस प्रकार इस अवस्था में बालक जो भी क्रियाएं करता है, मानसिक क्रियाएं, वो आँख, कान, नाक, त्वचा के माध्यम से करता है, अर्थात अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से करता है। ओके, अगला पॉइंट है वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। फ्रेंड्स, इंद्रजनित गामक अवस्था में जो बालक होता है उसके अंतर्गत वस्तु का स्थायित्व का गुण आ जाता है। फ्रेंड्स, शुरुआती जो वर्ष होते हैं इसमें बालक के वस्तु का स्थायित्व का गुण नहीं आता है। जैसे जैसे बालक 2 वर्ष के उम्र तक पहुंचता है तो बालक के अंदर स्थायित्व, वस्तु के स्थायित्व का गुण आ जाता है। जैसे जो शुरुआती वर्ष में रहता है, यदि बालक के सामने किसी वस्तु का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक वो उसकी आंखों के सामने रहते हैं। आंखों से ओझल होते ही उनके लिए वो समाप्त हो जाती है। जैसे आप कहेंगे कि खिलौनों को चिड़िया ले गई और खिलौना आप छुपा कर कहीं रख लो, तो इस बात को बालक सत्य मान लेता है। परंतु जैसे जैसे वो इस चरण की समाप्ति यानी 2 वर्ष की आयु को छूता है तो उसकी वस्तुओं के बारे में इस प्रकार की जो धारणा है वो परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी चादर या पीठ के पीछे करके किसी वस्तु को छुपा कर कहें कि उसे बिल्ली ले गई या चिड़िया ले गई, तो वो आपका बात न मानकर उस वस्तु को आपके पीछे खोजने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि धीरे धीरे यह समझने लगता है बालक की वस्तुओं की कुछ न कुछ स्थायित्व होता है, अर्थात उसमें स्थायित्व का गुण आ जाता है।
ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है पुरुष सक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स, पुरुष सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये परीक्षा में फ्रेंड्स पूछा गया है कि पुरुष सक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है, तो पुरुष सक्रियात्मक अवस्था की एज 2 से 7 वर्ष होती है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें पहला पॉइंट है बालक अपने परिवेश की विभिन्न वस्तुओं को पहचानने और उनमें भेद करना प्रारंभ कर देता है। फ्रेंड्स, जैसे ही बालक पुरुष सक्रियात्मक अवस्था में आता है, बालक 2 से 7 वर्ष की जब बालक की आयु होती है, तो अपने आसपास की जो भी वस्तुएं होती हैं उनमें भेद करना प्रारंभ कर देता है। फ्रेंड्स, इस अवस्था में बालक की जो शुरुआती वर्ष होते हैं, जो 2 से 3 वर्ष की आयु होती है, इसमें बालक अपने आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं उनमें भेद नहीं कर पाता है। जैसे वह सभी पुरुषों को पापा कहता है, सभी स्त्रियों को मम्मी कहकर पुकारता है, 4 पैर वाले प्राणियों को टोमी कहता है या गाय कहता है। लेकिन जैसे जैसे बालक 5 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, तो उनकी जो भी इस प्रकार की भ्रांतियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अब वह अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों को नाम लेकर पुकारता है, जैसे बुआ, दादा दादी, चाचा चाची आदि में भेद करना समझ जाता है। और फ्रेंड्स, तथा गाय, भैंस, घोड़े, बकरी आदि में उनके अलग अलग अर्थ समझ आ जाती है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। फ्रेंड्स, पुरुष सक्रियात्मक अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको चित्र में दिख रहा होगा कि इसमें 2 पंक्तियाँ हैं, ए पंक्ति है और बी पंक्ति है। फ्रेंड्स, ए में हमने 5 गोलियाँ पास रखी हुई है, वही बी पंक्ति में 5 गोलियाँ हमने थोड़ा फैला कर रखा हुआ है। अब अगर बालक से पूछते हैं कि किस पंक्ति से ज़्यादा गोलियां हैं, तो वो बी पंक्ति का ही नाम लेगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि बालक दोनों पंक्तियों में सही अनुपात नहीं लगा पाता है, क्योंकि बी पंक्ति की गोलियां हमने फैला कर रखी है, जिससे बालक को बी पंक्ति की गोलियां ज़्यादा लग रही है, जबकि वास्तव में दोनों पंक्तियों ए और बी में बराबर संख्या में गोलियाँ हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए कि बालक इस अवस्था में सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। अगला पॉइंट है आत्म केंद्र का भाव होता है। इस अवस्था में बालक ज़्यादा ही बहुत ही आत्म केंद्रित होता है। बालक को लगता है कि संसार में जो कुछ विद्यमान है सब उनके लिए ही है। बालक को लगता है कि जैसे बालक सोच रहा है सारी दुनिया भी वैसे ही सोचती है। ओके, बालक को लगता है जैसे चांद तारे सिर्फ उनके लिए बने, उन्हीं के लिए चमकते हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पुरुष सकारात्मक अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है। ओके, अगला पॉइंट है खिलौने की आयु इस अवस्था को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये परीक्षा में पूछा गया है कि खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो पुरुष सक्रियात्मक अवस्था को। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इस अवस्था में बालक की समाजीकरण की शुरुआत हो जाती है। फ्रेंड्स, पुरुष सकारात्मक अवस्था में बालक की समाजीकरण की शुरुआत हो जाती है। बालक अपने आसपास के पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना प्रारंभ कर देते हैं। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस अवस्था के बालकों में अच्छी तरह की सोचने, समझने, तर्क करने की शक्ति का पूरी तरह से अभाव पाया जाता है। अर्थात पुरुष सक्रियात्मक अवस्था में बालक की सोचने, समझने और तर्क करने की जो शक्ति होती है वो लॉजिक के आधार पर नहीं होती है और कल्पनाशील होते हैं। इस अवस्था में फ्रेंड्स बालक बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं। बालक को जादूगर परियों तथा राजा रानी की कहानियाँ सुनना या पढ़ना अच्छा लगता है। उनका खिलौना हवाई जहाज है, चाहे वो जहाँ ले जाया जा सकता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें पहला पॉइंट है इसमें बालक का चिंतन तार्किक होता है। फ्रेंड्स, जैसे ही बालक मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आता है उसका जो चिंतन होता है वो तार्किक होने लगता है, अर्थात लॉजिकल होने लगता है। और फ्रेंड्स, बालक का जो चिंतन होता है वो मूर्त होता है, प्रत्यक्ष होता है। बालक के सामने जो वस्तुएं दिखाई देती हैं उसी के बारे में वो चिंतन कर सकता है। अगला पॉइंट है सही अनुपात का अंतर कर लेता है। फ्रेंड्स, जैसे ही बालक मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आता है अब वो अनुपात में अंतर करने लगता है। बालक इस अवस्था में आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। अगला पॉइंट है आरोही अवरोही क्रम समझने लगता है। यदि आप बालक से कह देते हो कि 5, 4, 3, 2, 1 को आरोही क्रम में लगाओ, तो बालक सबसे पहले 1 रखेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अर्थात बालक को आरोही अवरोही क्रम समझने लगता है, पहले छोटा फिर बाद में बड़ा। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष की होती है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके प्रश्न कई बार पूछे गए, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा।
चिंतन अमूर्त नहीं रहता है, अमूर्त बन जाता है। अर्थात जैसे ही बालक अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आता है, जिसे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, बालक को जो चिंतन रहता है वो मूर्त नहीं रहता है, अब अमूर्त बन जाता है। अर्थात बालक इस अवस्था में आत्मा, ईश्वर के बारे में सोचने लगता है। बालक को जो चीज़ें नहीं दिखाई देती है उनके बारे में बालक अब चिंतन करने लगता है। ओके, अगला पॉइंट है, स्मरण शक्ति रटने पर आधारित न होकर तर्क एवं समझ पर आधारित होने लगती है। अर्थात इस अवस्था में बालक जैसे ही अमूर्त सकारात्मक अवस्था में बालक आता है, उसकी जो स्मरण करने की शक्ति होती है वो तर्क आधारित हो जाती है। ओके, और जो उनकी समझ होती है वो पहले से बेहतर हो जाती है। अगला पॉइंट है, समस्या समाधान की योग्यता का उचित विकास होता है। बालक इस अवस्था में जैसे ही अमूर्त सकारात्मक अवस्था में बालक आता है, समस्या जो समाधान करने की योग्यता होती है उसका विकास हो जाता है। बालक के सामने कोई भी समस्या आती है तो उसका हल खोजने लगता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स, एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे कि स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो स्कीमा शब्द का प्रयोग जीन प्याजे ने किया था। और स्कीमा कहलाता है क्या है, तो मानसिक रचना के आधार पर किया गया व्यवहार स्कीमा कहलाता है। आप जो भी देखते हो, सुनते हो, समझते हो, उसी के अनुसार जो आप क्रिया करते हो तो उसे स्कीमा कहते हैं। ओके, तो इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।